Name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जिसमें कुछ नई एडजस्टमेंट्स जैसे कि हमने वेजेस और सैलरीज़ का कुछ हिस्सा अलग करने को कहा जाए, हमें गुड्स जो हैं वो फॉर अप्रूवल के लिए भेजी गई हों और उसको हमने सेल ट्रीट कर लिया हो, तो इस तरह की हमारे पास कुछ आज एडजस्टमेंट्स हैं। इसके साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है, क्योंकि यही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इन एडजस्टमेंट्स की मदद से हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ में इंडिकेट कर लेते हैं कि किस आइटम ने कहाँ दर्ज होना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ये फिक्स्ड एसेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी फिक्स्ड एसेट है। ओपनिंग स्टॉक ने ट्रेडिंग में जाना है। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है तो ये कैपिटल है और ड्राइंग्स का डेबिट होता है, ये ड्राइंग्स है, तो इन्होंने लाइबिलिटी साइड पे दर्ज होना है दोनों ने। परचेजेज एंड सेल्स ने ट्रेडिंग में जाना है। परचेजेज का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो 2,20,000 के परचेजेज हैं और सेल्स का 4,08,000 ये क्रेडिट बैलेंस होता है। डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी बनेंगे। इसी तरीके से रिटर्न्स दी गई हैं, जो डेबिट साइड पर होंगी वो सेल रिटर्न है, जो क्रेडिट साइड पर लिखी हुई है ये परचेजेज है। ये अपोजिट होता है, परचेजेज का बैलेंस डेबिट साइड पे है तो रिटर्न उसकी क्रेडिट साइड पे होगी। सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है तो उसकी रिटर्न्स डेबिट होंगी। तो इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके परचेज और सेल से लेस हो जाना है। लोन फ्रॉम बैंक ये हमारे पास लाइबिलिटी है। वेजेज एंड सैलरीज ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। एडवर्टीजमेंट जो है ये P&L में जाता होता है। बैड डेट्स P&L में जाएगा। प्रोविजन ये ओल्ड प्रोविजन है, ये भी P&L में जाएगी। कैश एट बैंक ये हमारा करंट एसेट है, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ट्रेडिंग में भी जाना है और करंट एसेट में बनना है। उसके बाद कहा गया राइट ऑफ 4800 एज बैड डेट्स, ये एडिशनल बैड डेट्स है, इन्होंने डेटर को मुतासर करना है तो डेटर के साथ हम एडजस्टमेंट नंबर 2 लिख लेते हैं। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारी न्यू प्रोविजन है, इसमें भी डेटर को इफेक्ट करना है तो यहाँ नंबर 3 डेटर के साथ लिख लेते हैं। नंबर 4 राइट ऑफ 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अब ये एक चीज़ आ गई है, वैसे तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए जो है वो मार्केटिंग एक्सपेंस है, इसने P&L में जाना था, लेकिन अगर ये कहा गया कि 1/4 उसका राइट ऑफ करे तो इसका मतलब ये बनता है कि एडवर्टीजमेंट जो है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़ायद अरसे के लिए जो है वो हम वसूल कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ उसका जो बेनिफिट है वो 1/4 जो है वो एक्सपायर हुआ है और बाकी जो 3/4 है वो बेनिफिट अभी हमने रिसीव करना है। तो ये कहलाते होते हैं हमारे हमने इसको डेफर करना है, डेफर एक्सपेंस बनाना है। और डेफर करते हुए वो जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन होता है, आपको याद होगा जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पढ़ी थी, प्रीपेड रेंट पढ़ा था, वो जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन होता है किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो करंट एसेट बनता होता है। तो एडवर्टीजमेंट ने यहाँ पे इफेक्ट होना, नंबर 4 इधर आ जाएगा। नंबर 5 2/3 ऑफ द वेजेज एंड सैलरीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ये उसने कहा कि वैसे तो वेजेज एंड सैलरीज हमने पढ़ा था कि जो पहले नंबर पे लिखा हमने उसको तरजीह देनी है। वेजेज लिखा हुआ, वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने ट्रेडिंग में जाना था, लेकिन अब एडजस्टमेंट कह रही है कि इसका जो 2/3 है ना वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या परचेजेस से होता है वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब है कि इस टोटल को हमने ट्रेडिंग में नहीं लेके जाना, हमने इसका सिर्फ 2/3 जो है वो ट्रेडिंग में ले जाना है। 1/3 जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी हमने वेजेस इसमें से 2/3 है और सैलरीज जो है वो 1/3 है। इसका क्या मतलब है, वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो वेजेस हैं, यानी वेजेस 2/3 है और जो सैलरीज हैं वो 1/3 है, 2/3। अब हमने ये अलग अलग कर लेना है, यहीं पे चेक कर लेते हैं। ये 55,200 है, यहाँ देखें 55,200 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और ये 55,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो चेक कर लेते हैं किसने डायरेक्ट बनना है और किसने इनडायरेक्ट बनना है। तो 55,200 और मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो ये बनता है 36,800। 36,800 जो है ये ट्रेडिंग में जाएगा और जो इसका 1/3 है वो है 18,400। तो 18,400 जो है ये P&L में जाएगा। इसकी समझ आई आपको, ये एक जॉइंट एक्सपेंडिचर था हमारा, जॉइंट एक्सपेंस था जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी था, इनडायरेक्ट भी था। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उसने हमें बता दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला डायरेक्ट था वो हमने अलग कर लिया। आगे चलेंगे, गुड्स कास्टिंग 4,000, ऐसी गुड्स जिनकी कीमत 4,000 थी वो हमने सेंट ऑन अप्रूवल की थी, भेजी थी किसी कस्टमर को। 5,000 हमने प्राइस उसको बताई थी कि ये 5,000 में आपको हम बेच देंगे, लेकिन हमने गलती से उसको अपनी सेल रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए जो चीज़ें हम लोग अप्रूवल के लिए भेजते होते हैं
वो हमारी सेल्स नहीं होती। ये एक मार्केटिंग टेक्ट होता है कि हम अपने कस्टमर को सामान भेज देंगे, आप चेक कर ले, पसंद कर ले, अगर आपको पसंद आया तो हम आपको बेच देंगे। ये तो अभी तक वो बिका तो नहीं है ना, तो वो सेल्स तो नहीं बनी, ना ही वो हमारा डेटर बना। तो अब इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट क्या होना है, इस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी आ रही है और सेल प्राइस भी आ रही है। कॉस्ट प्राइस को हमने अलग से ट्रीट करना है, सेल प्राइस को अलग से ट्रीट करना है। सेल प्राइस का तो सीधा सीधा काम समझ आ रहा है कि अगर हमने उसको सेल लिख लिया है तो इसका मतलब क्या है, हमने एंट्री किया डेटर टू सेल, हमने अपने डेटर भी इंक्रीज़ कर ली, हमने अपनी सेल्स भी इंक्रीज़ कर ली। अब 5000 से हमने अपने डेटर भी रिड्यूस कर लेने और अपनी सेल्स भी रिड्यूस कर लेनी है। दूसरे नंबर पर क्या है कि ये जो 4000 उसकी कॉस्ट है, अब ये सामान वापस आना है, ये अभी तक सेल तो नहीं हुई ना, तो इसे हमने अपना स्टॉक बनाना है, तो जो उसकी कॉस्ट है ये हम स्टॉक में शामिल कर लेंगे। यानी जो 4000 है इसने क्लोजिंग स्टॉक को इफ़ेक्ट करना है, एडजस्टमेंट नंबर 6 का इफ़ेक्ट इस पे आना है, और जो 5000 जिस प्राइस जो सेल प्राइस थी इसने कहाँ इफ़ेक्ट करना है, इसने सेल्स को करना है इफ़ेक्ट और इसने डेटर्स को भी इफ़ेक्ट करना है। तो ये हमने एडजस्टमेंट्स जो हैं वो सारी लिख ली हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करते जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। लेकिन सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं दी गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट होता है, यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर है, वो भी फिक्स एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 26,000 का। ओपनिंग स्टॉक है, इसमें टिक लगाते जाएं जो चीज़ें दर्ज होती जा रही हैं। ओपनिंग स्टॉक ने ट्रेडिंग अकाउंट में आना होता है डेबिट साइड पे, यहाँ आ गया ओपनिंग स्टॉक और इसकी अमाउंट है 80,600। इसके बाद कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैं, कैपिटल ने लाइबिलिटी साइड में आना है, इधर यहाँ आ जाएगा कैपिटल और कैपिटल की अमाउंट है 2,80,000। इसमें नेट प्रॉफिट ने ऐड होना है जो अभी हमें नहीं पता, इसको हम खाली छोड़ देते हैं, और इसमें से ड्राइंग्स ने लेस हो जाना है। ड्राइंग्स जो हैं वो कितनी है, 64,000 है, तो बाकी नेट रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ये कैपिटल और ड्राइंग्स भी होगी। परचेजेज एंड सेल्स आ जाएंगी, परचेजेज हमारे पास इधर आ जाएंगी, परचेजेज की अमाउंट है 2,20,000। इसमें से रिटर्न जो है वो हम माइनस कर देंगे। परचेजेज डेबिट साइड पे है तो रिटर्न्स क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न होंगी, तो 10,000 इसमें से हमने निकाल दिया, तो बाकी हमारे पास 2,10,000 रह गए नेट परचेज। अब आ जाता है सेल्स, लेकिन सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 6 ने भी अप्लाई होना है और सेल में से रिटर्न जो हैं वो भी लेस होना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। सेल्स की अमाउंट दी गई है 4,08,000। अब बेशक हम पहले रिटर्न्स को लेस कर लें या जो हमने सेंट ऑन अप्रूवल के लिए भेजी हुई थी वो माइनस कर दें, जो आप पहले कर लें। सेंट ऑन अप्रूवल पहले कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। सेंट ऑन अप्रूवल, उसकी अमाउंट जो है वो कितनी है, सेल प्राइस उसकी हमने देखनी है 5,000। सेल में से सेल प्राइस की माइनस होगी, तो बाकी आ जाएगा 4,03,000। अब इसमें से जितने बाकी कस्टमर्स ने रिटर्न किए हैं वो माइनस कर देते हैं, तो जो डेबिट साइड पे रिटर्न लिखे होंगे वो हमारी सेल्स रिटर्न है, ये 12,000 है, तो यहाँ से हम 12,000 माइनस कर देंगे। 4,03,000 में से 12,000 हम माइनस कर दें, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 3,91,000। ये हमारी नेट सेल है। अब सेंट ऑन अप्रूवल ने इफ़ेक्ट दूसरा कहाँ पे करना है, डेटर्स पर करना है, तो क्यों ना हम लोग उसको भी साथ ही लिख लें ताकि इस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट हो जाएं। डेटर्स हमारे करंट एसेट होते हैं और डेटर्स की अमाउंट दी गई है 60,800। इसमें से हम माइनस कर दें जितनी हमने सेंट ऑन अप्रूवल के लिए भेजी हुई थी, इसकी अमाउंट है 5,000। तो असल में हमारे पास डेटर्स हैं 55,800। बाकी इसको अभी भी इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 भी लगनी है। तो अब हमारे परचेज और सेल्स जो हैं इसके ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, इनको हम लोग काट देते हैं। अब डेटर्स का हमने कुछ लिखा है अभी तक, बाकी कुछ रहता है। क्रेडिटर्स जो हैं ये हमारी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स को इधर लिख लेंगे। क्रेडिटर्स ये हमारी करंट लायबिलिटी है, इसकी अमाउंट है 48,000। क्रेडिटर्स के बाद अभी तक इसके ट्रीटमेंट्स हैं वो हम याद रखेंगे दिन में, इसलिए इस पर टिक नहीं लगा रहे। रिटर्न हो चुके। लोन फ्रॉम बैंक ये हमारी लायबिलिटी है, यहाँ पे आ जाएगा लोन जो बैंक से लिया हुआ है।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 80,000, इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम भी नहीं लिख रहे हैं। वेजेस एंड सैलरीज, इसमें से हमने देख लिया कि वेजेस कितनी है 36,800 की और सैलरीज कितनी है 18,400। तो यहाँ पर आ जाएंगी वेजेस जो हमने 2/3 ली हैं वो है 36,800 और सैलरीज़ वो हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लेके जाएंगे, इसलिए इस पर भी अभी टिक नहीं लगाएंगे, अभी इसका ट्रीटमेंट रहता है। एडवर्टीजमेंट ने भी उधर आना है, बैड डेट्स वगैरह भी इधर आएंगे। अब चलिए जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स है वो हमने लिख लिए हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं ताकि बाकी के जो ट्रीटमेंट हैं वो फिर हम कर सकें। हाँ, एक चीज़ रहेगी क्रेडिट साइड पे और वो क्या चीज़ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का है, 1 लाख का। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो हमने सेंड ऑन अप्रूवल के लिए भेजी है वो अभी हमारी सेल नहीं हुई, तो वो हमारे स्टॉक का हिस्सा है और उसको हमने स्टॉक को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते होते हैं। तो यहाँ हमारी जो सेल प्राइस थी इसकी वो 5,000 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 4,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने ये 4,000 शामिल करके लिखना है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1,04,000 का। अब हम लोग जो है वो इससे बना लेते हैं 3,91,000, इसमें जमा किया 1,04,000, तो ये बन गया 4,95,000। इधर भी आ जाएगा 4,95,000। अब इसमें से ये आइटम डेबिट वाले माइनस कर देते हैं, -80,600। इसमें से माइनस कर देते हैं 2,10,000। इसमें से माइनस कर देते हैं 36,800। तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 1,67,600। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कैरी डाउन और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा ब्रॉड डाउन 167600। चलिए जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पर थे, सैलरीज एंड वेजेस पे थे। वेजेस हमने लिख ली, सैलरीज अभी रहती हैं लिखने वाली, वो इधर आनी है। सैलरीज यहाँ पर आ गई, जो 1/3 थी उसकी अमाउंट है 18,400। अब सैलरीज एंड वेजेस हो गए। एडवर्टीजमेंट, ये कितनी हमें इस पर एडजस्टमेंट नंबर 4 है, इस पर हमें कहा गया कि आप 1/4 सिर्फ राइट ऑफ करें। 1/4 हमने करना है। एडवर्टीजमेंट टोटल कितनी है, 4,000 की। एक्सपायर पोर्शन कितना है, 1/4। तो 1/4 इसका कितना बनेगा, 1,000 बनेगा। अच्छा, बाकी जो रह गया है वो हमारे लिए क्या चीज़ है, वो हमारे लिए करंट एसेट है। तो जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन एडवर्टीजमेंट का है, जो 3/4 है, सॉरी अभी डेटर्स के ट्रीटमेंट होने हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट 3/4 जो है यानी 3,000, वो अभी तक हमारी अनएक्सपायर्ड है। अब एडवर्टीजमेंट के इफेक्ट हो गए। अब बैड डेट्स आ गए, जो डेटर्स की बाकी चीज़ें रहती थी वो पूरी हो जाएंगी। बैड डेट्स निकालते हुए हमने पढ़ा था कि एक 92 वर्ड जो है वो आपने याद रखना है, जो इनिशियल से बनता है। B फॉर बैड डेट्स, A फॉर एडिशनल बैड डेट्स, N फॉर न्यू प्रोविजन और O फॉर ओल्ड प्रोविजन। तो हमने बैड डेट्स जो है वो कितने दिए गए हैं, 8,400। इसमें हम जमा करेंगे एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स ये दिए गए हैं कि राइट ऑफ 4,800, ये आपने मज़ीद जो है वो बैड डेट्स करने हैं 4,800। और प्रोविजन हमें बनाने के लिए कहा गया कि कितनी बनानी है, 8% हमने डाउटफुल प्रोविजन बनानी है। ये भी थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, यहाँ से देखते हैं इसको। डेटर्स हमारे पास जो थे वो कितने थे, पहले तो हम डेटर्स निकालेंगे। डेटर्स हमारे 60,800 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 5,000 वो भी शामिल था जो हमने अप्रूवल के लिए सामान भेजा था, सेल्स नहीं थी। तो एक्चुअली हमारे 60,800 डेटर नहीं थे, बल्कि कितने थे, 55,800 के डेटर हैं। 55,800 के डेटर हैं। अब इन 55,800 में से वो कह रहा है कि 4,800 ऐसे हैं जो कंफर्म्ड हैं कि ये नहीं पैसे मिलने हैं। ये कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो है वो मुकर गया कि मैंने आपको पैसे नहीं दे सकता, मेरी पोजीशन ये नहीं है
हो सकता है वो बैंक करप्टेंसी की तरफ चला गया, इस वजह से वो कन्फर्म हो चुका है कि 4800 अब नहीं मिलने, वो हम यहाँ से निकाल देंगे 4800। तो बाकी जो है वो हमारे पास रह जाएंगे 51,000 के। अब ये वो डेटर्स हैं 51,000 के जिन पे हमने अभी भी डाउट है कि 8% ऐसे लोग हैं जो कल को हमें पैसे ना दें, तो हमने इस पर प्रोविजन क्रिएट करनी है 8%। तो 51,000 जो है इस पे हमने 8% लेना है, 51,000 इसका 8% लिया तो वो आया 4080। तो हमारी न्यू प्रोविजन जो है वो कितनी है 4080, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको आप न्यू रिज़र्व ऑन डेटर भी कह सकते हैं, NROD भी कह सकते हैं। अब इनको हम जमा कर लेते हैं, 8,400 प्लस 4,800 प्लस 4080, तो ये बन जाते हैं 17,280, 17,280। इसमें से माइनस हो जाएगी ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमारे पास है 3,760, तो 17,280 में से 17,280 जो है इसमें से 3,760 निकाल दिए, तो बाकी रह गए 13,520 रुपये। अच्छा, अब हमारी जो न्यू प्रोविजन और जो एडिशनल बैड डेट्स हैं, जो हमारे एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 है, इसने भी डेटर को भी इफ़ेक्ट करना है। तो चलिए डेटर्स पे भी इसका ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। माइनस जो एडिशनल बैड डेट्स हो चुके हैं जिनकी अमाउंट है 4,800, वो भी निकाल देंगे, और जो न्यू प्रोविजन है वो भी निकाल देंगे। डाउटफुल डेट्स की न्यू प्रोविजन है 4,080, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस कर देंगे, तो 55,800, इसमें से 4,800 माइनस हो गया और इसमें से 4080 भी माइनस हो गया, तो बाकी रह गया 46,920। ये हमारे डेटर्स हैं 46,920 के। अब हमने डेटर्स की तमाम एडजस्टमेंट्स करनी है, इस पर भी टिक लगा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलें जी, बैड डेट्स भी हो गया, ओल्ड प्रोविजन, कैश एट बैंक रह गया हमारे पास करंट एसेट में, इधर आ गया कैश एट बैंक, और इसकी अमाउंट है 48,760, कैश एट बैंक भी हो गया। अब हमने ट्रायल बैलेंस के तमाम आइटम जो हैं वो लिख लिए हैं। अब एडजस्टमेंट की बारी है, देख लेते हैं कि इनके दो इफ़ेक्ट हो गए। क्लोजिंग स्टॉक इधर तो आ गया ट्रेडिंग में, लेकिन अभी करंट एसेट बनने वाला रहता है, तो इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। हमने ये 1 लाख नहीं लिखना, जिसमें 4,000 वो जो अप्रूवल के लिए सामान भेजा होता है वो शामिल करके लिखेंगे, इधर भी 1,04,000। अब इसके दोनों ट्रीटमेंट हो गए, बैड डेट्स के दोनों ट्रीटमेंट हो गए, यहाँ से भी लेस हो गया, P&L में भी आ गया, न्यू प्रोविजन इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, एडवर्टीजमेंट यहाँ भी आ चुका है और इधर राइट ऑफ भी कर दिया है, वेजेस एंड सैलरीज यहाँ भी ट्रेडिंग में भी और P&L में भी जा चुकी हैं, और ये भी हमारे ट्रीट हो चुके हैं। हमने डेटर से भी लेस कर दी और सेल से भी लेस कर दी, तो तमाम एडजस्टमेंट लिखी जा चुकी हैं। अब हम लोग इसमें से अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं और फिर उसके बाद बैलेंस शीट को टैली करेंगे। चलिए जी, 1,67,600 इसमें से माइनस कर देंगे 18,400, इसमें से माइनस 1,000, फिर माइनस 13,520, तो जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया वो आया 1,34,680। ये बन गया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट ने कहाँ आ जाना है, इधर कैपिटल में 1,34,680। नेट प्रॉफिट आ गया 1,34,680। अब इनको जमा कर लेते हैं, 1,34,680 जमा 2,80,000, तो ये हमारे पास बन गया 4,14,680। इसमें से माइनस कर देंगे 64,000, तो ये आ गया 3,50,680। अब इनको जमा कर लेते हैं, इसमें जमा किए 80,000, फिर जमा किए इसमें 48,000, तो ये बन गया 4,78,680। अब एसेट साइड देख लेते हैं, वहाँ भी टोटल यही आना चाहिए, 46,920, 48,760, 1,04,000,
3,000, 2,50,000 और 26,000। तो ये भी 4,78,680 हमारे पास आ गया, बैलेंस शीट बराबर आ गई। आज के क्वेश्चन के अंदर जो नई चीज़ हमने सीखी वो क्या थी, वो एक तो ये थी कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो दिया गया हो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो, तो जितना हमें राइट ऑफ करने के लिए कहा जाएगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, वहाँ बन जाएगा। और दूसरा हिस्सा जो अनएक्सपायर्ड होगा वो करंट एसेट बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये थी कि अगर कोई ख़र्चा जॉइंट दे दिया गया हो जिसमें डायरेक्ट खर्चा भी है और इनडायरेक्ट खर्चा भी है, और हमें बताया जाए कि इतने का ताल्लुक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से। अब मैन्युफैक्चरिंग को हमने ध्यान में रखना कि ये डायरेक्ट होता है, तो 2/3 को हमने डायरेक्ट बनाना है और 1/3 को इनडायरेक्ट बनाना है। अगर मिसाल के तौर पर इस एडजस्टमेंट में ऐसे दे दिया जाए 2/3 ऑफ वेजेज एंड सैलरीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट होता है, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। तो इस फिर क्या बनना था कि 2/3 जो होना था वो मार्केटिंग के स्टाफ की सैलरीज बननी थी और 1/3 हमारी वेजेस बननी थी। तो ये बात आपने इस वर्ड को फोकस करना है कि ये जो 2/3 कह रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कह रहा है, मार्केटिंग कह रहा है, सेल्स कह रहा है, क्या कह रहा है, या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का कह दे। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी जो होता है वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। सिर्फ आपने ये याद रखना कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और परचेज ये इससे रिलेटेड जो होगा वो डायरेक्ट बनाना है और बाकी इनडायरेक्ट होगा। तीसरे नंबर पर जो हमने नई चीज़ सीखी वो थी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जो चीज़ें हमने अप्रूवल के लिए भेजी गई होती हैं वो हमने एक किस्म का लोगों को सैंपल दिखाया होता है अपना कस्टमर बनाने के लिए, वो हमारी सेल्स नहीं है जब तक कि वो अप्रूव ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है, इसकी कॉस्ट प्राइस भी होती है और सेल प्राइस भी होती है। सेल प्राइस को हमने सेल से भी माइनस कर देना होता है और डेटर से भी माइनस करना, क्योंकि हमने गलती से सेल्स लिखी हैं। और जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उससे वापस हमने उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर लेना होता है। तो ये 3 चीज़ें आज हमने नहीं सीखी।